हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। तो आज हम इसी एक्सरसाइज के 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि है हमारा 154 मीटर। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट्स का मतलब हो गया स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है इसमें जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। जो लेंथ है, जो हमारा लेंथ है इस स्विमिंग पूल का, क्या कह रहा है कि द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसके ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब दुगने से, उसके ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो ये जो पूल है उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल बी x मीटर। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया कि पूल का जो ब्रेथ है, पूल का जो चौड़ाई है वो x मीटर है। देन लेंथ ऑफ द पूल बी। अब अगर इसका ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या होगा, लेंथ यहाँ पे है ब्रेथ के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा, यही है ना लेंथ। लेंथ हमारा ब्रेथ के यानी कि x मीटर के, अब हमने इसको मान लिया x मीटर, तो x मीटर के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है लेंथ। कैसे लिखेंगे, x मीटर के 2 गुने से 2 ज़्यादा है ना, इतना लेंथ है हमारा, ब्रेथ के 2 गुने से 2 ज़्यादा है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस 2, इतना मीटर इसका लेंथ हो गया। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल क्या है हमारा, एल है हमारा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और बी क्या है हमारा, बी है हमारा यहाँ पे x प्लस x। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 154 मीटर आना चाहिए। दोबारा इसको देख लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी लिखना था, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 2, ब्रेथ हमारे पास है x मीटर, उसके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 154 मीटर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो 2 इंटू 2x प्लस एक्स, ये दोनों वेरिएबल टर्म है, तो 2x में x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। दिस इम्प्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 2 में, और 2 को हम ले जाएंगे RHS की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा RHS की ओर जाएगा, और वेरिएबल टर्म अगर RHS में भी है तो उसे हमें उठा के लाना होगा किस तरफ, LHS में, है ना। जिसका वैल्यू निकालना है उसको LHS में रखा जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है बाकी, उस कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ ले जाते हैं, RHS में ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है और मल्टीप्लिकेशन के साइन में है, तो इसको हम ले जाएंगे RHS में। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 से 154 में डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 से ये डिवाइड हो गया, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। दिस इम्प्लाई अगेन 3x
अब +2 को उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 77 - 2, दिस इम्प्लाई 3x इज इक्वल्स टू 77 - 2 कितना हो गया, 75 हो गया। अगेन दिस इम्प्लाई, अब देखिए 3x का मतलब क्या होता है, 3x का मतलब है 3 × x, 3x का मतलब है 3 × x, तो 3 × x, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 3 × x इज इक्वल्स टू 75, दिस इम्प्लाई, अब x तो इस तरफ ही रहेगा LHS में, 3 को ले जाएंगे RHS में, तो x इज इक्वल्स टू 75/3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन के साइन में था, जब जाएगा RHS में तो डिवाइड के साइन में आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 75 को, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 25। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 25, और x हमने किसको लेट किया था, ब्रेथ को। आप देख सकते हैं हमने लेट किया था ब्रेथ को x, है ना, लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल बी x मीटर, यानी कि उस स्विमिंग पूल का ब्रेथ कितना है, 25 मीटर है, जो कि हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो ब्रेथ है 25 मीटर, तो लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड ब्रेथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू 25 मीटर, है ना, 25 मीटर, एंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द पूल, इज इक्वल टू, लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है 2x + 2, तो 2 × x, x का वैल्यू कितना है 25, 2 × x + 2 इतना मीटर है, दैट इज इक्वल टू 25 × 2 कितना हो गया, 25 × 2 आपको हो गया 50, और 50 + 2 52 मीटर। तो लेंथ हमारा आ चुका है 52 मीटर और ब्रेथ आ चुका है 25 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके बेस का लेंथ कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल लेंथ का हो, है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो अब यहाँ पे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्योंकि इसमें AB और AC का लेंथ क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे ट्रायंगल वैसे ड्रॉ करके बना सकते हैं या बिना ड्रॉ किए भी बना सकते हैं। तो बेस का लेंथ कितना है, 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर बेस का लेंथ है। और क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो कितना दिया हुआ है, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि ये जो 2 साइड्स हैं, जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, इनका लेंथ क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहला है हमारा बेस का लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ द बेस दैट इज 4/3 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हमें गिवन है। यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, कितना है पेरीमीटर, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 4 = 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर, है ना, 62/15 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया ट्रायंगल का।
बेस का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। बेस का लेंथ दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। तो ये तो वो डाटा है जो कि गिवन है, हमें पहले से दिया गया है। अब हम इस ए बी और ए सी का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इतना तो कंफर्म है कि ए बी और ए सी का लेंथ सेम सेम होगा। अगर मान लीजिए ए बी अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ए बी अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ए सी भी 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है उसके लेंथ को हमने क्या मान लिया, x मान लिया कि चलो उसका लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी इन तीनों ही साइड्स के लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा आना चाहिए 62/15 के इक्वल, क्योंकि 62/15 क्या है, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर। लेंथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आना चाहिए 62/15 के इक्वल, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या है, इस फिगर का, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बेस का लेंथ 4/3 सेंटीमीटर प्लस ए बी का लेंथ कितना होगा, x। हमने मान लिया है कि जो इक्वल साइड है उसका लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर, तो इसका भी x और इसका भी x। तो 4/3 प्लस x इज इक्वल्स टू आना चाहिए 62/15। दिस इम्प्लाई कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाएंगे, और x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया, इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3। प्लस 4/3 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 4/3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल्स टू, अब 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 15 हो गया यहाँ पे, 62 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। This imply 2x is equals to 62 minus 20, that is 42/15. This imply again 2x, तो 2x का मतलब 2 into x, तो x is equal to, मल्टीप्लाई के साइन में है 2, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड के साइन में आ जाएगा, 42/15 इंटू 2। ये 2 यहाँ आ जाएगा जब RHS में आएगा तो 2 से 42 कट गया 21 टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 21 है 15 है, तो ये वापस 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, तो सिंप्लाई x इज इक्वल टू 7/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7/5 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज 7/5 है तो इसका हो जाएगा आपको 1/2/5। तो इक्वल साइड का लेंथ आ गया हमारा। कैसे आ गया, क्योंकि x जो है, x यहाँ पे आ गया ना, और x ही क्या है, हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, लेंथ ऑफ द इक्वल साइड क्या है, x है। तो लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स भी x सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू आ गया 1/2/5 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल साइड्स का लेंथ कितना है, 1/2/5 सेंटीमीटर है। कितना है, 1/2/5 सेंटीमीटर। ये इक्वल साइड्स का लेंथ है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ equal sides is equal to
1/2/5 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर हैं अलग अलग, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3। इफ़ दे डिफर बाई 18, और उन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 18, उन दोनों के बीच में कितना का अंतर है 18 का अंतर है, ठीक है। सो व्हाट आर द नंबर्स, तो फिर वो नंबर क्या है आप पता कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। हमने लेट कर लिया कि लेट वो जो नंबर है वो 5x है और 3x है। 5x और 3x ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका रेशियो दिया हुआ है पहले से 5:3, तो हमने पहले वाले नंबर को मान लिया 5x, दूसरे वाले नंबर को हमने मान लिया कि 3x है, हमने उसको लेट कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों ही नंबर्स का डिफरेंस तो दिया हुआ है, कितना है डिफरेंस 18, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख देंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करने पर 18 आना चाहिए, है ना, तो 5x में से 3x को माइनस करने पर 18 आना चाहिए। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। दिस इम्प्लाई 5x माइनस 3x दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 18। दिस इम्प्लाई अब 2x है तो 2x को 2 × x लिख सकते हैं, और 2 जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में आ जाएगा, दैट इज 18/2, 2 9 जा 18, सो x इज इक्वल्स टू 9। x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, लेकिन क्या ये आंसर है हमारा, नहीं। हमें तो क्या पता करना है, नंबर्स को पता करना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं। लिखेंगे हेंस द required numbers are पहला नंबर क्या है 5x, 5 × x, तो 5 × x क्या है हमारा 9, दैट इज इक्वल टू 45। और दूसरा नंबर क्या है 3x, यानी 3 × x दैट इज 27। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 45 एंड 27। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, यानी कि 8 के लगातार 3 मल्टीपल्स का सम 888 है। तो फाइंड द मल्टीपल्स, तो वो मल्टीपल्स क्या हैं उनके बारे में हमें पता करना है, उन मल्टीपल्स को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x। मान लेते हैं कि जो सबसे पहला मल्टीपल है वो क्या है x है। देन द सेकेंड मल्टीपल बी x + 8। अब x + 8 यहाँ पे कैसे हो गया, तो देखिए पहला मल्टीपल x है, तो दूसरा मल्टीपल जो है वो 8 का टेबल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 8 का टेबल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 के टेबल में 8, 16, 24, 32 है ना, ये हम यहाँ पे लगातार इसका टेबल पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 8 का। क्या हम 8, 16, 24 और 32 को कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में ये सब लगातार आ रहा है ना। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में यहाँ पे डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं। 8 और 16 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 16 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 24 और 32 में
8 का डिफरेंस है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 8 का टेबल पढ़ रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में 8 का ही डिफरेंस होगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड मल्टीपल की x प्लस 8 हो गया सेकेंड मल्टीपल। अच्छा, तो फिर द थर्ड मल्टीपल बी x प्लस 16, है ना। पहला मल्टीपल मान लीजिए 8 है, दूसरा मान लीजिए 16 है, तीसरा क्या है 24 है। तो अगर 8 में हम कितना ऐड करेंगे कि 24 आ जाएगा, कितना ऐड करेंगे कि 24 आ जाएगा 16। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो, कि सेकेंड मल्टीपल हमारा x प्लस 8 है और सेकेंड मल्टीपल में 8 ऐड करेंगे तभी तो हमारा थर्ड मल्टीपल आएगा। सेकेंड मल्टीपल में जब हम 8 को ऐड करेंगे तभी हमारा थर्ड मल्टीपल आएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 8 यानी कितना आ गया, x प्लस 16 नहीं आ गया। तो अब हमारे पास 3 मल्टीपल है, पहला वाला है x, दूसरा है x प्लस 8 और तीसरा है x प्लस 16। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों ही मल्टीपल्स का सम करने पर एट लास्ट हमारा आता है 888। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला मल्टीपल प्लस दूसरा मल्टीपल प्लस तीसरा मल्टीपल इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 888। दिस इम्प्लाई x प्लस x दैट इज 3x प्लस 16 प्लस 8 कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड कर दिया और वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे टोटल 3x था, 1 2 3 तो 3x हो गया और 16 प्लस 8 यहाँ पे 24 आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इम्प्लाई 3x इज इक्वल टू 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, उस तरफ जाएगा तो -24 हो जाएगा। 888 माइनस 24, दिस इम्प्लाई 3x इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 8 माइनस 4 दैट इज़ 4, 8 माइनस 2 6 और 8। अगेन दिस इम्प्लाई 3x है तो x यहीं पे रह जाएगा, 3 डिवीजन के साइन में चला जाएगा अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 26, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 288। यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 288। तो x का वैल्यू 288 है, यानी कि हमारा पहला मल्टीपल क्या है 288 है। सो द रिक्वायर्ड फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल्स टू 288। The required second multiple is equals to x प्लस 8 है तो 288 में हम 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 296। सेकेंड मल्टीपल ये आ गया। एंड the required third multiple is equals to 288 में 16 ऐड करेंगे तो 288 में 16 ऐड करेंगे तो 8641819103 कितना आ गया 304। तो पहला आ गया 288, सेकेंड आ गया 296, थर्ड आ गया 304। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही वो तीनों मल्टीपल हैं 8 के जिनको कि ऐड करने पर हमारा टोटल सम आ जाता है 888। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार क्या है इंटीजर है हमारे पास, आर सच दैट
व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उन तीनों ही इंटीजर्स को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 and 4, और हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है, सबसे छोटा इंटीजर सबसे पहले, उससे बड़ा इंटीजर उसके बाद, और सबसे बड़ा इंटीजर सबसे लास्ट में। तो क्या कह रहा है कि 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रमशः, इसको बोलते हैं क्रमशः। यानी कि जो सबसे छोटा वाला इंटीजर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उससे बड़ा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सबसे बड़ा है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटीजर लेना है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसमें 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है, रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद ये सब करने के बाद जो हमारा नंबर आ गया, 3 अलग अलग नंबर आ जाएगा, उन तीनों ही नंबर्स को ऐड करने पर आना चाहिए 74। कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। फाइंड दीज नंबर्स, तो ये जो इंटीजर है, ये जो 3 इंटीजर है, इसके बारे में हमें पता करना है, उसका वैल्यू क्या होगा। इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, जो फर्स्ट इंटीजर है उसको हमने x मान लिया। देन द सेकेंड इंटीजर बी x + 1, जो हमारा पहला इंटीजर है वो क्या है, x है, दूसरा इंटीजर क्या है, x + 1 है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव है, और कॉन्जिक्यूटिव तो है ही, साथ में हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लेके चलना है। तो x से बड़ा है x + 1, द थर्ड इंटीजर बी x + 2 है ना, x + 1 से बड़ा है x + 2। तो यहाँ हमने 3 अलग अलग इंटीजर ले लिया, और साथ ही में ये पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वाले इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरे वाले में 3 से करना है, तो दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस तीसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 74 आना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा समझ लेते हैं कि पहला जो हमारा इंटीजर था x में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमने यहाँ पे x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x + 1 हमारा क्या है, सेकेंड इंटीजर है, सेकेंड इंटीजर में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड इंटीजर है हमारा x + 2, x + 2 में किससे करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाई 2 × x दैट इज 2x प्लस 3 × x + 1, तो 3 × x दैट इज 3x, और 3 × 1 दैट इज 3, प्लस 4 × x दैट इज 4x, प्लस का साइन है तो प्लस, 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 74। दिस इम्प्लाई 2x और 3x कितना हो गया, 5x, 5 और 4 9x। वेरिएबल टर्म को हमने यहाँ पे ऐडअप कर दिया, प्लस 8 + 3 क्या हो गया, 11 इज इक्वल्स टू 74। दिस इम्प्लाई 9x + 11 उधर जाएगा तो 74 - 11 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 9x इज इक्वल्स टू 74 - 11, तो 74 में से 11 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाई अब 9x है तो वापस से 9 जाएगा डिवीजन के साइन में, 63/9, 9 × 7 = 63। दिस इम्प्लाई अगेन x इज इक्वल्स टू 7।
x का वैल्यू निकल के क्या आ गया, 7 आ गया हमारा। यानी कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है, 7 है। फर्स्ट इंटीजर क्या है, 7 है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। द रिक्वायर्ड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, तो x + 1, x क्या है हमारा, x है 7, तो x + 1 दैट इज 8। द रिक्वायर्ड थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू x + 2 दैट इज 9। तो हमारा 3 इंटीजर क्या आ गया यहाँ पे, 7, 8, 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब बायचुंग क्या है, एक लड़का है। इस क्वेश्चन में बायचुंग एक लड़का है और उसके पापा जो हैं, उसके पापा उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। बायचुंग के पापा उसके दादाजी से, उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स क्या है, यंगर हैं, 26 साल छोटे हैं। और बायचुंग के पापा बायचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं। ठीक है, दोबारा समझिएगा। बायचुंग के पापा बायचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बायचुंग से 29 ईयर्स क्या हैं, बड़े हैं। तो हमें इन तीनों का एज फाइंड आउट करना है कि बायचुंग का कितना एज है, बायचुंग के पापा का कितना एज है और उसके दादाजी का कितना एज है। तीनों का ही एज हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज़ 1 and 35 ईयर्स। यानी कि इन तीनों के ही एज का सम, बायचुंग का, उसके पापा का, उसके दादाजी का, तीनों के ही एज का टोटल सम कितना आता है, 135 ईयर्स। और ये इनका प्रेजेंट एज है, ये इनका प्रेजेंट एज है इस क्वेश्चन में। तो इन तीनों के ही एज का टोटल सम कितना आता है, 135 ईयर्स आता है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक का एज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, लेट द बायचुंग्स फादर्स एज बी x ईयर्स। हमने लेट कर लिया कि बायचुंग के पापा का एज कितना है, x ईयर्स है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि उनका एज कितना है, x ईयर है। देन एज ऑफ बायचुंग है ना, अगर बायचुंग के पापा का एज x ईयर है तो बायचुंग तो अपने पापा से कितना साल छोटा है, 29 ईयर्स छोटा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बायचुंग्स फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग। यानी कि बायचुंग के जो पापा हैं वो बायचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं। इसका मतलब है कि बायचुंग अपने पापा से 29 ईयर्स यंगर है ना। अगर बायचुंग के पापा बायचुंग से 29 साल बड़े हैं, इसका मतलब है कि बायचुंग अपने पापा से 29 साल छोटा है। तो अगर उसके पापा का एज है x ईयर्स तो बायचुंग का एज कितना होगा, x - 29 ईयर्स। क्या इतना एज होगा बायचुंग का? अच्छा, और बायचुंग के दादाजी का एज कितना होगा? तो देखिए, बायचुंग के जो दादाजी हैं वो उसके पापा से 26 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? 26 साल बड़े हैं। ये भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी बायचुंग के जो पापा हैं वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। यानी कि उसके दादाजी उसके पापा से 26 साल बड़े हैं, है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू, तो उसके पापा से 26 साल बड़े हैं उसके दादाजी। अब हमें बाइचुंग का एज पता है, उसके पापा का एज पता है, उसके दादाजी का एज पता है, और हमें एक क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इन तीनों के ही एज का टोटल सम कितना आता है, 135 आता है। अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों के एज को सम कर देंगे, x प्लस एक्स माइनस 29 प्लस एक्स प्लस 26, और इन तीनों का सम आ जाएगा 135। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस एक्स दैट इज़ 3x और माइनस 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 135। दिस इम्प्लाई 3x, -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 135 में +3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3x इक्वल टू 138। अगेन दिस इम्प्लाई, अब देखिए 3x है तो 3x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन में है, 3x मल्टीप्लिकेशन के साइन में उस तरफ जाएगा तो डिवीजन के साइन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 138 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 46। x का वैल्यू कितना आ गया, 46 आ गया। तो बाइचुंग के पापा का एज कितना है, 46 ईयर है। कितना है, 46 ईयर है, क्योंकि x तो हमने उन्हीं के एज को माना था, तो कितना आ गया, 46 ईयर्स आ गया। यहाँ पे लिख देंगे, सो द रिक्वायर्ड एज ऑफ बाइचुंग्स फादर equals to 46 years. The required age of बाइचुंग का एज कितना है, बाइचुंग का एज आप देख सकते हैं यहाँ पे है x माइनस 29, यानी कि 46 माइनस 29, तो 46 में से 29 को माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 7, और ये आ गया 17, यानी बाइचुंग का एज कितना है, 17 ईयर्स। बाइचुंग का एज कितना है, 17 ईयर्स। द रिक्वायर्ड एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, है ना, बाइचुंग के ग्रैंडफादर का एज कितना है, इज इक्वल टू कितना है, बाइचुंग के ग्रैंडफादर का x प्लस 26, यानी कि 46 प्लस 26 72 आ गया, 72 ईयर्स। तो यहाँ पे इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। बाइचुंग के पापा का एज यहाँ पे कितना है, x ईयर्स, हमने इसको लेट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन गिवन था कि बाइचुंग के जो पापा हैं बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं और बाइचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ठीक है, बाइचुंग के पापा बाइचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो हमने क्या किया, हमने उन्हीं के एज को एक्स लेट कर लिया, है ना, तो उनके एज को हमने एक्स लेट कर लिया, तो बाइचुंग का एज हो गया x माइनस 29, वो अपने पापा से 29 ईयर्स छोटा है, और उसके दादाजी का एज कितना हो गया, x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि वो बाइचुंग के पापा से 26 साल बड़े हैं। तीनों का एज पता हो गया। अब क्वेश्चन में हमें एक और क्लू दिया हुआ है, क्या है क्लू, कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। तो यहाँ हमने इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके तीनों का एज हमने सम किया, इक्वेट हमने इसको किया 135 के साथ, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ गया 46। x का वैल्यू जैसे ही आ गया, बस x के जगह पे 46 आप पुट करते जाएंगे, तो तीनों का एज यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। उसके पास करेंसी नोट है ऑफ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? मूल्य। कितने मूल्य का नोट उसके पास है ना। डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे मूल्य इसका मतलब होगा मैथमेटिकल सेंस में। तो 100 रुपीज़ का उसके पास नोट है, 50 रुपये का उसके पास नोट है और 10 रुपये का उसके पास नोट है ना। और बहुत सारा नोट है, 100 रुपये का भी बहुत सारा नोट है, 50 रुपये का भी बहुत सारा नोट है, 10 रुपये का भी बहुत सारा नोट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, है ना। मान लीजिए अगर उसके पास 100 रुपये का अगर 10 नोट है और 50 रुपये का उसके पास अगर 5 नोट है ना। अगर 100 रुपये का उसके पास अगर 10 नोट है और 50 रुपये का उसके पास मान लीजिए अगर 5 नोट है, ठीक है, और 10 रुपये का मान लीजिए कि उसके पास 2 नोट है ना। तो ये जो नंबर ऑफ नोट्स है ना, ये जो नंबर ऑफ नोट आपको दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ नोट्स, ये जो है इसका रेशियो निकाल के बताया गया यहाँ पे। इसका रेशियो निकाल के बताया गया जो कि हमारा है यहाँ पे 2:3:5, 2:3:5 यहाँ पे उसका रेशियो दिया हुआ है। नंबर ऑफ नोट्स का, किसका? नंबर ऑफ नोट्स का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, दैट इज 2:3:5। तो क्या कह रहा है? द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल कितना रुपया है? 4 लाख रुपया है ना। 4 लाख रुपये उसके पास अभी है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो हमसे क्वेश्चन बस इतना सा पूछ रहा है कि 100 रुपये का उसके पास कितना नोट है, 50 रुपये का उसके पास कितना नोट है, या 10 रुपये का उसके पास कितना नोट है। हमें ये बताना है, नंबर ऑफ नोट्स हमें बताना है। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी 2x। हमने मान लिया कि उसके पास 100 रुपी का 2x नोट है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया गया है 2 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, यानी कि वो जो रेशियो निकाला गया था, इस रेशियो में 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 रुपीज़ नोट्स को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रुपीज़ नोट्स को और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रुपीज़ नोट्स को। तो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी 2x, देन द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स क्या हो जाएगा? 50 का क्या है यहाँ पे? 3, तो बी 3x। मान लिया कि 50 रुपये का कितना नोट है? 3x नोट है। द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपये का कितना नोट है यहाँ पे? 5 है, तो 5x हो गया। यहाँ पे 100 रुपीज़ का 2x नोट है, 50 रुपीज़ का 3x नोट है और 10 रुपीज़ का 5x नोट है यहाँ पे। अब आप समझिए एक बात को, नंबर ऑफ नोट तो हमको पता है, नंबर ऑफ नोट पता है हमको, और टोटल अमाउंट हमें पता है। अब बाकी सब को छोड़ दीजिए, बाकी सब भूल जाइए, बस ये इन 3 चीज़ों को याद रखिए और ये टोटल मनी को याद रखिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 100 रुपये का उसके पास 2x नोट है, तो अगर हम 2x इंटू 100 कर दें, जैसे मान लीजिए, या इसको छोड़िए, पहले आप एक और बात समझिए। अगर किसी के पास 10 रुपये का 4 नोट है, 10 रुपये का अगर उसके पास 4 नोट है, यानी कि उसके पास 40 रुपया है। अगर किसी के पास 10 रुपये का 4 नोट है, यानी उसके पास 40 रुपया है। अगर किसी के पास मान लीजिए 50 रुपीज़ का 2 नोट है, इसका मतलब उसके पास 100 रुपीज़ है ना। तो अगर हमें उसका डिनोमिनेशन और नंबर ऑफ नोट पता हो तो यहाँ पर टोटल मनी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने क्या किया, डिनोमिनेशन में नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा समझिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का नोट है, किसी के पास 6 नोट है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का 6 नोट है, तो उसके पास टोटल कितना पैसा है? 600 रुपया है उसके पास, क्योंकि 100 रुपये का 6 नोट है, 600 रुपया है। तो यहाँ पे हमें उसका डिनोमिनेशन पता था मनी का, कि उसके पास कितने का नोट है? 100 रुपये का ही नोट है। और कितना नोट है? तो 6 नोट है यहाँ पे,
कितना नोट है? 6 नोट है। तो टोटल मनी कितना हो गया? 600 हो गया। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें डिनोमिनेशन और नंबर ऑफ नोट्स पता हो तो हम टोटल मनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी तो हमें डिनोमिनेशन पता है, नंबर ऑफ नोट पता है, तो हम टोटल मनी को पता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। 100 रुपीज़ का 2x नोट है, तो यानी कि 100 इंटू 2x कर देंगे, है ना। इससे हमें टोटल मनी मिल जाएगा। प्लस 50 रुपीज़ का भी तो नोट्स है, तो 50 रुपीज़ का 3x नोट है, तो 50 रुपीज़ में 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। प्लस 10 रुपीज़ का कितना नोट है? 5x नोट है, तो फिर से डिनोमिनेशन में नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सब को ऐड करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 4 लाख आना चाहिए। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, 4 लाख आना चाहिए, 4 लाख आना चाहिए हमारा। दिस इम्प्लाई 2x इंटू 100 दैट इज 200x प्लस 50 इंटू 3x दैट इज 150x प्लस 10 इंटू 5x दैट इज 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। 3 2 5 0 आ गया। दिस इम्प्लाई 200 और 100 350 और 50 400 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। दिस इम्प्लाई 400 उस तरफ चला जाएगा RHS में डिवीजन के साइन में, x इज इक्वल्स टू 4 लाख अपॉन 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 चला गया एक बार में, 1000 1 के ऊपर 3 0 दैट इज x इक्वल्स टू 1000। x का वैल्यू क्या आ गया? 1000 आ गया। तो अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ नोट्स निकालना था कि 100 रुपये का कितना नोट है, 50 का कितना है, 10 का कितना है। तो 100 रुपये का कितना नोट है यहाँ पे? 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, है ना। 3x है, 50 रुपये का कितना नोट है? 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 1000। 3000 नोट है उसके पास 50 रुपये का। 10 रुपये का उसके पास कितना नोट है? 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स, तो 5000 आ जाएगा, है ना। इसको लिख भी सकते हैं ऐसे यहाँ पे कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का कितना नोट है उसके पास? 2x, यानी 2 इंटू 1000 तो हो गया 2000। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन या नोट्स ऑफ RS50 कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स 3000। अगेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS10 रुपीज़ कितना हो जाएगा? 5x दैट इज 5000। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन था कि लक्ष्मी जो कि एक कैशियर है, उसके पास टोटल अमाउंट है 4 लाख। कितना उसके पास पैसा है? 4 लाख रुपया है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो जो टोटल पैसा है वो 3 डिनोमिनेशन के फॉर्म में है, यानी कि या तो 100 रुपये का नोट है, या तो 50 रुपये का नोट है, या तो 10 रुपये का नोट है। ठीक है, तो 3 तरह का नोट है उसके पास। अब हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करना था कि 100 रुपये का कितना नोट है उसके पास, 50 रुपये कितना नोट है उसके पास, और 10 रुपये कितना नोट है उसके पास। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसका रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दिया हुआ है। बस यही रेशियो जो है हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स भी 2x, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स भी 3x, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स भी 5x। कहाँ से? तो यहाँ से, है ना, यहाँ से हमने कर लिया इसको। अब हमने लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्या किया? मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेशन में अगर हम नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो उससे हमारा टोटल वैल्यू आ जाता है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी कि अगर 100 रुपये का नोट है और अगर 6 नोट किसी के पास है तो उसका डिनोमिनेशन क्या हो गया 100, नंबर ऑफ नोट कितना हो गया 6, तो टोटल मनी कितना हो गया 6 इंटू 100 दैट इज 600। तो बिल्कुल वही तरीका हमने यहाँ पे अपनाया। तो 100 में 2x से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2x क्या है नंबर ऑफ नोट है, 50 में 3x से किया, 10 में 5x से किया और एट लास्ट हमारा x का वैल्यू आ गया 1000। जैसे ही x का वैल्यू आ गया उससे 2 में 3 में 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ नोट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ Rs100। क्या हुआ कि एक ऐसे कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है और जो इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो विनर होगा उसको हम 100 रुपीज़ का प्राइज़ देंगे, जो विनर होगा उसको हम 100 रुपीज़ का प्राइज़ देंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, यानी कि जो जीतेगा नहीं कंपटीशन, जो हार जाएगा है ना, तो उसको भी हम कितना इनाम देंगे 25 रुपीज़ का उसको भी हम प्राइज़ देंगे। तो कह रहे थे टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। तो कह रहा है कि उस कंपटीशन में कंपटीशन ख़त्म हो जाने के बाद अब जाहिर सी बात है कि सबको प्राइज़ दिया गया होगा, जो जीता उसको भी, जो हार गया उसको भी, जीतने वाले को 100 रुपीज़ और हारने वाले को 25 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि टोटल पैसा जो कि बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बांटना या सबको देना है ना, तो बांटने यहाँ पे बांटा गया टोटल कितना पैसा 3000 रुपीज़ यहाँ पे बांटा गया। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है यहाँ पे 3000 है। और क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें नंबर ऑफ विनर्स को फाइंड आउट करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना है यहाँ पे 63, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63। लेट द टोटल नंबर ऑफ विनर्स ऑफ द कंपटीशन बी एक्स। हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि कितने पार्टिसिपेंट जीते वो तो हमें पता नहीं है, कितने जीते कितने हारे वो तो हमें पता नहीं है। तो हमने जीतने वालों का जो नंबर है, जीतने वालों की जो संख्या है उसको हमने x मान लिया। हमने मान लिया कि x पार्टिसिपेंट जीते उस कंपटीशन में, तो हम हारने वालों की संख्या निकालेंगे यहाँ पे। देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who have not won the competition है ना बी। तो उन पार्टिसिपेंट्स की संख्या क्या होगी जो कि नहीं जीत पाए, तो 63 माइनस एक्स कैसे हो गया ये देखिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमने यहाँ पे लिखा है 63, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो टोटल अगर इतना है और जीतने वाला अगर x है तो टोटल में से जीतने वाले को माइनस कर देंगे तो कितना पार्टिसिपेंट उस कंपटीशन में हार गया वो आ जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमें पता है 63, तो टोटल में से जीतने वाले को अगर हम माइनस कर देंगे, मान लीजिए अगर कोई गेम है उसमें अगर टोटल अगर प्लेयर 10 है तो 10 प्लेयर है उसमें टोटल। अब 10 में से अगर कोई 2 प्लेयर जीत रहा है तो बाकी 8 तो हार रहा है ना। तो अगर हमें जीतने वाले का संख्या पता है और टोटल नंबर पता है तो हमने 10 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, कंपटीशन जीतने वाला कितना पार्टिसिपेंट है x है, तो कंपटीशन में हारने वाला पार्टिसिपेंट टोटल माइनस x दैट इज 63 माइनस x। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीतने वाले को कितना मिला प्राइज मनी 100 रुपीज़, तो x इंटू 100 प्लस हारने वाले को कितना पैसा मिला 25 रुपीज़, 25 रुपया बस, तो
63 माइनस एक्स इंटू 25, ठीक है। अब टोटल मनी जो भी पैसा बांटा गया होगा, दोनों के बीच में बांटा गया होगा, विनर्स और लूजर्स, इन्हीं के बीच में पैसा बांटा गया होगा, है ना। तो ये टोटल मनी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा। 3000 ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, है ना। तो यहाँ पे 3000। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाई 100 इंटू एक्स, तो 100x प्लस 63 में पहले 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 6 जा 30, 31, 1 2 6 5 7 5 1, ठीक है। तो 1575 माइनस का साइन है तो माइनस 25 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 25x इज इक्वल्स टू 3000। अगेन दिस इम्प्लाई 100x में से 25x को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 75x, और प्लस 1575 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1575 हो जाएगा, माइनस 1575। अगेन दिस इम्प्लाई 75x इज इक्वल्स टू 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1425 आ जाएगा, है ना, 1425। दिस इम्प्लाई 75 उधर जाएगा तो डिवीजन के साइन में आ जाएगा, तो 1425 अपॉन में 75, है ना। तो 1425 है अपॉन में 75 है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 25 से कर सकते हैं इसको, है ना, 25 से कर सकते हैं। तो 25 से 3 बार में, 25 से इसको करेंगे तो 25 से 57 बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 3 से 19 टाइम्स में हो जाएगा। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 19। x का वैल्यू क्या आ गया? 19 आ गया। 9 और x हमने किसको लेट किया था? टोटल नंबर ऑफ विनर्स। टोटल नंबर ऑफ विनर्स को हमने यहाँ पे लेट किया था x, तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितना आ गया? 19 आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स ऑफ द कंपटीशन लिख देते हैं, ऑफ द कंपटीशन इज इक्वल्स टू 19। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना था? 63 था। ये बताया गया कि जो विनर्स हैं उनको मिलेगा 100 रुपीज़ का प्राइस, और जो नहीं जीत पाए लेकिन जो हार गए, है ना, जो कंपटीशन को हार गए, उनको दिया गया 25 रुपीज़ का प्राइस दिया गया, ठीक है। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 3000 है। यहाँ पे टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 3000 है। तो हमने क्या किया? विनर्स चूँकि x हैं तो विनर्स में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उन सभी को 100 रुपये मिला होगा। लूजर्स जो हैं, जो हार गए, वो 63 माइनस x है, इतना है, उन सभी को 25 रुपीज़ मिला होगा, तो हमने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑल ओवर टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 3000 है। तो विनर्स और लूजर्स के बीच में जो पैसा बांटा गया, उस पैसे को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो हमारा 3000 आना चाहिए। और यहाँ पे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, x इक्वल टू 19 आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स ऑफ द कंपटीशन इज 19। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द ही मैं एक्सरसाइज 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।